ओके, बुक निकाल लो। प्रिंट कल्चर पढ़ो, ये अच्छा चैप्टर है। ओके, देखिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। सो दैट इज द डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग एंड ऑल्सो द हिस्ट्री आर कंटेम्प्ररी, यानी जैसे जैसे मुद्रण का विकास हुआ उसी के साथ साथ जो हिस्ट्री है वो भी शेप होती चली गई। ये दोनों कंटेम्प्ररी हैं, ये दोनों समसामयिक हैं। सो वी विल गो टू 1450। हम कब जाएंगे? 15th सेंचुरी में, जबकि क्या होता था कि मेटल ब्लॉक एंड ग्रे होते थे और उनके ऊपर पेपर रखा जाता था और पेपर के ऊपर रबर रखी जाती थी। तो उससे क्या होगा? कभी तुमने ये देखा है कि रुपए पे पेपर रख के पेंसिल से करो तो रुपए का चिन्ह बन जाता है? तो उसी तरीके से हम पहले एंग्रेविंग करते थे, फिर रबर से प्रेस करते थे, फिर इंक रख देते थे। तो उससे क्या होता था? इंक की लेयर आ जाती थी। तो पेपर पे पहले एंग्रेविंग होती थी। तो शुरुआती दौर में ये चीज कहाँ पे होती थी? द इनिशियल प्रिंटिंग हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस गोज टू चाइना, और वो भी ईस्ट एशिया। तो हम ये देखें कि ईस्ट एशिया में इस चीज का विकास हुआ। ओके, नाउ दिस इज ईस्ट एशिया। सो यहाँ पर कहीं चाइना में इसका विकास हुआ। सो यहाँ पर 1450 में सबसे पहले ये चीज होती थी कि मेटल ब्लॉक्स होते थे, तो उन पर क्या किया गया? एंग्रेविंग की जाती थी और रखकर प्रिंटिंग की जाती थी। और जो उस समय ये जो मॉन्टेसरीज थी, जो मॉन्क होते हैं ना, तो उनकी जो मॉन्टेसरीज थी वो अपने प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और द चाइना, द रूट ऑफ दिस ट्रेड रूट या सिल्क रूट चाइना को भी जाता था, जो कि इंडिया को भी हिमालय से यहीं से आ जाता था। यही सिल्क रूट था कि नहीं? तो इससे जो चाइना की प्रिंटिंग थी वो यहाँ से कहाँ फैली? यूरोप में गई। However, at the similar time in 1550 यानी 100 साल के बाद, तब तक यहाँ पर मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका था। जब चाइना में ये सब चल रहा था, क्योंकि आप अभी भी देखो, जो तुमको ये कॉपी की या पेपर की रिम यहाँ पर कितने की मिलती है? 250 रुपए की, जो जिस पर फोटो कॉपी करते हैं, वो अभी भी थाईलैंड, इंडोनेशिया में 17 रुपए की मिलती है। अगर तुम alibaba.com से मंगाओगे तो इट इज, तो सब वहाँ पर जो पेपर है वो सॉफ्ट वुड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय भारत में ताड़ पत्तों या पाम लीव्स पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था कि नहीं, उस समय वहां पर पेपर का आविष्कार हो चुका था। अगर सबसे पहले पूछा जाए तो ताइवान, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया में सबसे पहले पेपर का आविष्कार हुआ, और कोरिया में भी। कोरिया यहीं पर चाइना के पास। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो पेपर का वहां आविष्कार हुआ, तो इसलिए एंड इट इज हैंडल टू टैकल टू हैंडल, उसको आप हैंडल कर सकते हो, वो मुड़ता नहीं था, फटता नहीं था। और साथ ही साथ इंक का भी वहीं सबसे पहले आविष्कार हुआ। लेकिन सबसे पहले प्रेस का कहाँ आविष्कार हुआ? यूरोप में। तो पेपर यहाँ से यहाँ पहुंचा, और साथ में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो यहाँ से यहाँ पहुंची। ये रहा स्पेन, और स्पेन से पोर्तुगीज सबसे पहले केरला में लेकर के आए। पुर्तगाली लोग कौन होते हैं? पोर्तुगीज, स्पेन के लोग होते हैं कि नहीं? तो वो यहाँ पर केरला में लेकर आए, और प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा में कोंकणी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बाइबिल और इन सब का वो प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर आप देखिए, जो फर्स्ट फिगर इसमें दिखाया गया है कि मुगल दरबार में एक इसमें ऐसा है जो ओरेटर है, जो बोल रहा है और कई लोग उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं?
बोलने वाला एक है और बहुत सारे लोग, जो लोग लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब जो सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। और इसके लिए कैलीग्राफर्स की प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती थी, एग्ज़ाम होता था और उसके लिए छापे जाते थे एग्ज़ाम पेपर, वो भी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया कि पहले हाथ से लिखी हुई जो भी बुक्स थी उन्हीं का ही युग था। वो जो हाथ से लिखते थे, हैंड रिटन बुक्स को क्या कहते हैं? दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स। हैंड रिटन बुक्स आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो कैलीग्राफी क्या होती है? दैट इज स्किल ऑफ राइटिंग। और मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन बुक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसमें दिखाया गया है ये बुक्स मेड, तो ये दैट इज अखलाक की नासिरी, तो ये रॉयल, ये इंडिया में है। तो 1595 तक भी भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आई और कब आई? इट इज 1870। यहाँ पर जो है पोर्तुगीज, ये कौन है बताइए? स्पेन। और स्पेन के लोग कहलाते हैं पुर्तगाली, पोर्तुगीज, जिनके बारे में ये भी फेमस है, इनको खाना बहुत पसंद है। ये अगर बारात में जाते हैं तो 5 बार खाना खाते हैं, वॉमिटिंग करेंगे, वॉमिटिंग के अलग पॉट्स होते हैं, फिर आएंगे खाएंगे, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दीज आर द पिग्स ऑफ वर्ल्ड, इनको विश्व का सुअर कहा है। अब जरा देखें तो अगले पेज में देखो, ये सब लिखा है कि कोरिया से आया पेपर सबसे पहले कोरिया में, और कोरिया यहीं पर है। यहाँ पर इसके अगर आप आगे बताएं इंडिया के आगे, तो ये देख लो, इंडिया के अगर आप आगे देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड। तो ये यहाँ पर इंडोनेशिया, और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, और दिस इज साउथ कोरिया। तो आपकी बुक में लिखा है कि कोरिया में सबसे पहले पेपर का आविष्कार किया गया, जिसका किम जोंग उन राजा है, जो एक तानाशाह है ना, डिक्टेटर। अब आगे देखो, द इंपीरियल स्टेट वॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसर ऑफ फाइन मटेरियल। सबसे पहले चाइना में ये जो प्रिंटिंग होती थी वो राजशाही में होती थी। राजशाही समझते हो, यानी वहाँ का जो किंग था, और वो इसके लिए प्रॉपर लोगों के एग्जाम लेता था, जैसे अभी हमने बताया। और उनके एग्जाम के लिए भी पेपर हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाते हैं। ब्लॉक जानते हो, जैसे तुमने कभी कहीं पे मेहंदी लगवाई है, उसमें लेके ऐसे ठप्पा मार देता है, ऐसा होता है, लकड़ी पे एनग्रेव्ड है, उसी पे इंक लगाएगा और ऐसे हाथ के ही बराबर रहेगा इस पे, जैसे ही छापेगा तुम्हारे हाथ में मेहंदी छप जाएगी। और वही चीज जो पेपर पर होता था वो लोग चाइना में ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ों पर करते थे। तो और इसके अलावा जो पेपर बनते थे वो बछड़े के स्किन से बनते थे, जो बहुत बड़े बड़े काफ स्किन, तो बछड़े के स्किन से। और वो कौन लोग उसको पढ़ते थे? दैट इज नॉबेलिटीज, राज दरबारी लोग। समझ में आया कि नहीं? तो उस पे पढ़ते थे या फिर पेपर पर बनता था। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इस वाले फिगर में देखो, इसमें दिखाया गया है कि जापानीज जो बुक है दैट इज डायमंड सूत्र। जापान में ये मॉन्टेसरी जो मॉन्क लोग अपना चलाते हैं, तो मॉन्टेसरी लोग 16 डायमंड सूत्र हैं, वो वुड पे इंग्रेव्ड थे, तो उसकी बुकलेट ये लोग छापते थे। तो उनमें से डायमंड सूत्र वो सूत्र हैं जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। सो दैट इज वन ऑफ दोज पेजेस इन दिस जापानीज वुड वर्क टेक्नोलॉजी। वुड का ही है, वुड पे एंग्रेविंग करके छाप दिया किसी पे, तो इस तरीके से चलता है। अब देखिए, इट वाज रीडिंग वाज ए लीजर एक्टिविटी। ये पहले के समय में रीडिंग एक जो है खाली समय का वो हुआ करता था, और ये बहुत अमीर लोगों का शौक था। शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर भी व्यापार किया, तो और भी दूसरे कंट्रीज थे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे। आप ईस्ट इंडिया छोड़ो, ईस्ट इंडिया का भी मतलब वही है कि जो ओरिएंटल, जो इधर व्यापार करते हैं, ये ओरिएंटल कल्चर है और ये यूरोपियन कल्चर है। यहाँ के कल्चर को क्या कहते हैं?
ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी सभ्यता और वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता। ओरिएंटल कल्चर में हम भी आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भारत में खुला हुआ है, तो है कि नहीं? तो ओबीसी बैंक है कि नहीं? तो उसी तरीके से तो यहाँ से मशीन यहाँ पहुँची तो सबसे पहले कहाँ पहुँची? शंघाई में। नाउ बुक में लिखा हुआ है शंघाई बिकेम द हब ऑफ प्रिंटिंग कल्चर। तो शंघाई चाइना में है, पहले शंघाई यहाँ की राजधानी हुआ करती थी लेकिन अभी बीजिंग है। तो शंघाई बिकेम हब ऑफ प्रिंटिंग कल्चर जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो नाउ प्रिंट इन जापान। तो हमने ये देखा कि चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर भी बुद्धिस्ट मिशनरीज थी जो सम्राट अशोक ने यहाँ पर सब जगह भेजे थे। तो उनके पुत्र और राहुल और पुत्री संघमित्रा थे, अशोक के पुत्र और पुत्री, वो सब जगह गए। तो वो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कोलंबो और इसके अलावा चाइना, जापान सब जगह गए और उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रसार किया। तो इस तरीके से इंडिया से जब वहाँ गया तो सब जगह बुद्धिज़्म फैल गया। बुद्धिज़्म इस समय सबसे पहला क्रिश्चियनिटी है, सेकंड नंबर पे मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है, तीसरे नंबर पे बुद्धिज़्म है, चौथे नंबर पे इंडियन यानी हिंदू धर्म आता है। तो ये सारे जगह पे है। तो यहाँ से ये जापान है। तो यहाँ पर से जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो जापान गए और वहाँ पर जो 16 डायमंड सूत्र थे उसकी प्रिंटिंग वहाँ पर जो है की। तो उसी में से एक बताया गया है। और ये किस बीसी में की गई जरा पढ़ो तो ये बहुत पहले की बात है। एडी 768 एडी में वहाँ पर डायमंड सूत्र छापे गए। तो ये वुड कट है, जैसे अभी हमने आपको मेहंदी का बताया कि वुड कट होता है, वुड पे इंग्रेव होता है कोई चीज़, उसको छाप दो। ब्लॉक प्रिंटिंग देखिए कि नहीं, वुड पे छापा खाना एक ऐसे ऐसे करके छाप दो, तो वुड कट प्रिंटिंग की गई। अब आगे देखिए, ये दैट इज कोरियाना त्रिपताका। अब कितनी बड़ी बात है दिव्यांगी कि एक पेज तुम्हें छापने के लिए सबसे पहले उसको लकड़ी में खोदना पड़ता था, और लकड़ी पे खोदने के बाद आप क्या करते थे? द सेम पेज इज टू बी प्रिंटेड ऑन पेपर। उस पर इंक लगाई और उसको क्या करते थे? प्रिंट करते थे। तो ऐसा कोरिया में है जिसमें उन्होंने लकड़ी पे खोद के किए थे और आज वो यूनेस्को की धरोहर है। सो ये चीज जो है इस समय अब इसका उतना उपयोग नहीं है। हाउएवर इट इज नाउ एज ए यूनेस्को प्रिजर्व। तो यूनेस्को इसको अपना वो मानता है कि कल्चर जो उसमें उसकी 100 धरोहर है ना, उनमें से है। ये पूरा वो वुड ब्लॉक्स रखे हैं यहाँ पे। एक बुक वुड ब्लॉक उठाओ, जैसे तुम्हारी अगर बुक छापनी है तो 200 वुड ब्लॉक बनाने पड़ेंगे क्योंकि हर पेज के लिए अलग अलग, और फिर उनकी बाइंडिंग करनी पड़ेगी। हर वुड में ये लिखना पड़ेगा। है पहले कहाँ था ये सब? क्योंकि तुमको 1 लाख बुक छापनी है तो 1 लाख बुक लिखने से 1 लाख से ज़्यादा है 10th के बच्चे, तो तुम एक ब्लॉक बना लोगे तो ठक 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 करके उसको छापते जाओगे। तो उसको मशीन बार बार गिरती है, पेज पे पेज हटाती जाती है, नया पेज आता जाता है, गिरती जाती है, ऐसे होता है कि नहीं? तो 1 लाख लोगों से लिखवाने से अच्छा है कि एक ब्लॉक बना लो। तो वो इनग्रेवर्स पहले होते थे, तो ऐसे हर एक पेज का बनता था। और उसकी ये लाइब्रेरी है जो कोरियाना कहलाती है और ये यूनेस्को की धरोहर है। यूनेस्को की 100 धरोहरों में से एक ताजमहल भी है और एक ये भी है। आप समझ सकते हो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। नाउ प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। तो लास्ट में क्या हुआ? दैट इज सर्कल्स फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स टू यूडो। इट इज पहले ईडो कहलाता था। जापान की राजधानी क्या थी? ईडो। और अब उसे क्या कहते हैं? टोक्यो। तो दिस इज ईडो एंड नाउ नोन एज टोक्यो। तो टोक्यो में प्रिंटिंग कल्चर बहुत आगे बढ़ गया। और यहाँ पर दिखाया गया है कि इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग। सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट की ही प्रिंटिंग नहीं हुई, अब यहाँ पर डायग्राम भी हुए, डायग्राम की भी पेंटिंग की जाने लगी। आगे चलकर दिस इज किटागावा उटामारो। यहाँ देखिए यूकियो प्रिंट बाय किटागावा उटामारो। सो यूकियो का क्या मतलब होता है बताओ? यूकियो, ये देखो यूकियो देखिए क्या है।
यूकियो का मतलब है झूठा और मतलबी संसार, इमेजिनरी एंड फॉल्स वर्ल्ड। ये किसके द्वारा दिया गया संदेश? भगवान बुद्ध के द्वारा। तो यूकियो का मतलब है दिस वर्ल्ड इज फॉल्स। ये जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो है। ये भगवान बुद्ध का संदेश है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोंता त्वन्यो तत्वदर्शी भी। जो भासता है वह नहीं है, और जो नहीं भासता वह है। दोनों को तत्वदर्शी के द्वारा सम्यक रूप से देखा गया, ऐसा कहा। तो ये चीज यूकियो का मतलब है इमेजिनरी एंड फॉल्स वर्ल्ड। तो जापान में एक ऐसी संस्कृति हुई जिसमें दिखाया गया कि दिस वर्ल्ड इज फॉल्स। ये दिख रहा है, ये इट इज ओनली एफिमरल। एफिमरल का मतलब है क्षण भंगुर संसार है। और इटर्नल क्या है? शाश्वत क्या है? दैट गॉड इज इटर्नल एंड वर्ल्ड इज एफिमरल। ये क्षण भंगुर है और वो शाश्वत है, ऐसा दिखाया गया। अब देखिए, तो तुम्हें ये वर्ड याद रखना होगा कि यूकियो क्या है। देखो यहाँ लिख दिया गया। तो यूकियो पेंटिंग कहाँ फेमस हुई? जापान। एंड दिस इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल जापानीज। सभी जापानीज खुश हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। अब मॉर्निंग सीन यूकियो प्रिंट बाई सुनमान कुयो। देखो यहाँ प्रिंटिंग, एक यूकियो प्रिंटिंग है कि जापानी लोग में एक बाहर बर्फबारी देख रहा है, बाकी औरतें चाय बनाने में व्यस्त हैं। तो नीचे दिखाई पड़ रहा है चित्र में सबसे नीचे कि औरतें चाय बनाती हुई, एक व्यक्ति बाहर की बर्फबारी देखता हुआ। ये भी यूकियो पेंटिंग है। मतलब ऐसे प्रिंट्स दिखाया गया, इस संसार में यही सब है और कुछ नहीं है। तो वो एक पेंटिंग है कि मतलब यहाँ कुछ रखा नहीं। नाउ प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब देखो प्रिंट सबसे पहले 1450 में सबसे पहले कहाँ पे पीयूष हुआ? 1450 में सबसे पहले कहाँ प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ? चाइना। अब वो यूरोप आने वाली है। दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो पेपर मेड पॉसिबल, सबसे पहले द चाइना मेड पेपर एंड थ्रू सिल्क रूट। ये कौन सा रूट है? जहां से चाइना से सब जगह सिल्क जाता था, तो सिल्क रूट से ही। सो फ्रॉम सिल्क रूट पेपर मूव्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप थ्रू सिल्क रूट। ये हिमालय पर्वत के बीच से निकलता था। रूट पेपर मूव्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप। ये कब पहुंचा? ये बुक में लिखा हुआ है यूरोप में। दैट इज पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट स्पेशली रिटन बाय स्क्राइब्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे उनको कहते थे स्क्राइब्स। हाथ से लिखी हुई प्रतियों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा। स्क्राइब्स राइट द मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्राइब कौन होते हैं बताओ? जो लिखे उन्हें क्या कहते हैं? स्क्राइब्स राइट मैन्युस्क्रिप्ट। तो अब यूरोप में भी क्या होने लगा? सो इन यूरोप आल्सो मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टार्टेड टू बी रिटन। तो पेपर कब पहुंचा? आप सबसे पहले ये ईयर देखो, 1295 में मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स। एज यू रीड चाइना ऑलरेडी हैज ए टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अभी हमने आपको बताया। और ये बताओ क्या क्या ये इटली है? अभी हमने बताया था सार्डिनिया पिडमॉन्ट बताया था। और ये क्या है? इटली। तो यहाँ से यहाँ पर जो पेपर आया वो कौन लेके आया? मार्को पोलो। मार्को पोलो किस ईयर में लेके आया? 1295 में। दैट इज एक्सप्लोरर। वो बहुत साल तक चीन में रहा और बाद में 1295 में वो पेपर लेके आ गया। सो यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया। टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इधर स्टार्ट हो गई। अब देखिए लग्जरी एडिटर्स वर हैंड राइटन। बताओ सौम्या, ये जो लग्जरी मैन्युस्क्रिप्ट या स्क्राइब्स थे, स्क्राइब लिखा है कि नहीं? देखो कहाँ लिखा है? यस राइट। ये जो लिखते थे वो वेलम पे लिखते थे। बताओ वेलम क्या है? बिल्कुल सही। दैट इज स्कार्फ का स्किन, बछड़े के स्किन पर लिखा करते। सो लग्जरी
scribes were written on vellum, that is calf skin. अब ये देखिए, तो हैंड रिटन ये सब है इस तरीके से. मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर. 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन. एक अगर बुक सेलर है तो उसके पास 50 हाथ से लिखने वाले कारीगर रहा करते थे. नहीं तो बुक कैसे बेचेगा? 50 लोग बैठे हैं लिख रहे हैं, वो बुक बेच रहा है, वो लिखेंगे तभी तो बेचेगा. स्क्राइब्स तो लग्जरी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, वर रिटन. और एक बुक सेलर पुस्तक विक्रेता के पास कितने हस्तलिपिक हुआ करते होंगे? 50 कम से कम हुआ करते होंगे. अब यहाँ देखो जिकजी क्या है. तो दिस कोरिया इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स प्रिंटेड विद मूवेबल मेटल टाइप. यानी मूवेबल मेटल है, वो भी इनग्रेविंग ही है, तो उससे मूवेबल है. और इससे अबाउट 150 मॉन्क्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड कोरिया वर मेंशन्ड इन दिस बुक. इसमें सब मॉन्क्स का नाम है, बौद्ध भिक्षुओं का नाम है. दिस इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड. व्हाई इट वाज इंस्क्राइब्ड? इसकी वजह से बहुत चेंज आया. और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में रखी हुई है और ये यूनेस्को की धरोहर है, फ्रांस में रखी हुई है. तो बनी कोरिया में है और रखी कहाँ पे है? फ्रांस की लाइब्रेरी में. हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें अंग्रेज की लाइब्रेरी में. अब देखिए, नाउ द कॉपी, यहाँ पर आप देखिए कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ रीडर्स, सो देयर वाज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. जो लिखने वाले थे, बिकॉज द डिमांड ऑफ रीडर्स वर एवर इंक्रीजिंग. तो इसलिए अब किसी और ऑप्शन पर विचार होने लगा. तो अर्ली 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप. तो शुरू में तो वुड ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था इंग्रेविंग का. देयर इज ए ग्रेट नीड फॉर क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन. तो सबसे पहले क्या होता था कि वेलम की बाइंडिंग होती थी, लेकिन ये बड़ी महंगी थी. फिर बाद में पेपर बैग प्रिंटिंग होने लगी. पेपर बैग का मतलब समझते हो? तुम्हारे पास जो किताब है वो पेपर बैग है, और किसी में होता है चमड़े की जिल्द साजी, यानी बाइंडिंग हो, जैसे बाइबिल हो, बाहर का महंगा कवर हो, तो पेपर बैग है. ये पेपर बैग इज द चीपर एडिशन. और अगर हम कहें वेलम बैग तो वो कॉस्टलियर नहीं हो जाएगा. तो जो बुक की सुरक्षा करे तो उस चीज को कहते हैं ना. तो अब इसके लिए क्या किया गया? द ब्रेक थ्रू इज दैट इज स्ट्रासबर्ग जर्मनी, जिसमें गुटेनबर्ग का नाम बहुत आता है. ये 1430 में जर्मनी के रहने वाले थे. देख लो, ये है प्रूशिया. यहाँ क्या है? प्रूशिया ही तो जर्मनी है. और यहाँ के कौन थे? गुटेनबर्ग. देख लो, जो गुटेनबर्ग थे वो शुरू में पहले क्या करते थे? कलरिंग का काम करते थे. फिर बाद में वो सुनार बन गए और फिर उन्होंने बहुत छोटे छोटे ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया. तो उनको कलरिंग भी आती थी और ज्वेलरी भी आती थी. तो उन्होंने सोचा क्यों ना, जो 7 प्रमुख दुनिया के विख्यात प्रिंटर हैं उनमें पहला नाम गुटेनबर्ग का ही आता है. तो यहाँ के सबसे पहले कौन थे? गुटेनबर्ग, ठीक है. और दैट इज मिनर्वा. मिनर्वा के ये उपासक भी थे, यानी ये गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान के देवता के उपासक है ना. मिनर्वा और मरकरी दोनों होते हैं कि नहीं? एक प्रकाश के देवता, और मिनर्वा कौन है? दैट इज ज्ञान के देवता. तो यहाँ मिनर्वा सेंटर भी तो खुला हुआ है आईसीआईसी के सामने, जहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप के पार्ट्स बिकते हैं. तो उन्हीं के नाम पे तो रखा गया है. मोबाइल का सबसे बड़ा सेंटर है. तो गुटेनबर्ग किसके उपासक थे? मिनर्वा देवता के. तो ये रोमन गॉडेस है, ठीक है. और फिर उनके उपासक थे, और साथ में ये ज्वेलरी के काम भी करते थे, गोल्ड स्मिथ थे, और कलर का भी काम करते थे. तो इन्होंने अब क्या किया? देखो यहाँ लास्ट में लिखा है गुटेनबर्ग ने क्या किया. फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है. इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस ही खोल ली 1430 में. इन 1430 गुटेनबर्ग, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बर्ग ऑफ जर्मनी ओपन, पूरे विश्व की पहली प्रिंटिंग प्रेस है. इज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस.
शुरू। तो उसमें क्या होता था कि पेपर रोल पे चलता था और वो बार बार छापा खाना उस पर गिरता रहता था। जो ब्लॉक है वो क्या होता था, गिरता रहता था, पेपर रोल होता रहता था इस तरीके से। नाउ गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस, तो वो एक मर्चेंट के बेटे थे और उनके पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट था। और जैसा कि हमने बताया वो तेल का व्यापार करते थे। तेल पे रंग होते थे, टेली कलर होते हैं ना, ऑयली कलर्स, वो ज़्यादा देर तक टिकते हैं और वो वाटर प्रूफ भी होते हैं। तो ऑयली व्यापारी थे और साथ में मर्चेंट भी थे। सो ड्राइंग ऑन हिज नॉलेज गुटेनबर्ग अडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, और ये सब काम उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने 3 सालों में बाइबल की 180 प्रतियां, 180 कॉपीज 3 सालों में निकाली। 180 कॉपीज, जो कि बहुत फास्ट था। अभी हमें लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत धीमे हैं। सो उन्होंने क्या किया, ही प्रिंटेड 180 कॉपीज ऑफ बाइबल। हाउएवर ईच कॉपी वाज यूनिक, क्योंकि जब छापा खाने का वो ब्लॉक गिरता था तो कहीं किसी में कुछ इंक छूट जाती थी और कुछ इंक छूट जाती, और नीचे का मार्जिन चारों तरफ में उन्होंने खाली छोड़ दिया था। बोला कि जो बाइबल ले जाए उसको अपने हिसाब से चित्रण करें, कलाकारी करें। तो इस तरीके से सब लोगों ने बहुत महंगे महंगे स्क्राइब्स को बुला बुला कर उसमें चित्रकारी कराई और उसको रखा। और आज भी गुटेनबर्ग की उनमें से जो 60 प्रतियां शेष हैं वो बहुत महंगे डॉलरों में बिकती। तो ही, ठीक है, प्रिपेयर्ड 180 कॉपीज ऑफ बाइबल इन 3 years अपनी प्रिंटिंग प्रेस से निकल। आप देख लीजिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि इनका चित्र भी बना है और आगे फिर से एक बार आएगा, अभी दिखाएंगे 2 बार आएगा ये चित्र। ध्यान से आप चित्र को देख लें। सो अब आगे देखिए प्रिंटिंग प्रेस में क्या किया जा रहा है। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में ये नीचे दिखाया गया है कि गीले लुगदी को, पल्प जानते हो, तो पल्प तुम्हें हैंडमेड पेपर मालूम है, गीले लुगदी को खूब प्रेस कर दो तो अल्टीमेटली वो पेस्ट पेपर बन जाएगा। हैंडमेड समझते हो ना, ऐसे पेस्ट को, जैसे अखबार कोई घर में तुम क्या करो, ऐसे गीला कर लो, पेस्ट बना लो मिक्सी में और फिर उसको रख कर और फिर उसके ऊपर कुछ प्रेस, खूब प्रेस कर दो। फिर तो ऐसी ही प्रेस थी, देखो ये घुमा घुमा कर प्रेस कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं गुटेनबर्ग। तो पेपर बनाने की टेक्निक देख लेना, स्क्रू से घुमा घुमा के आप देख लें। तो गुटेनबर्ग ने ऐसे क्या किए, और उन्होंने जो ये हम लोग पढ़ते हैं ये रोमन इंग्लिश है, इसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो ऐसे ही 26 लेटर्स को उन्होंने मेटल में बनाया, और मेटल में बनाया ही नहीं, एक और भी इन्होंने काम किया। अब एनग्रेविंग से छुट्टी मिल गई, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने खुद थाईलैंड से मंगवाया। तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी फिर सर मेरी वीडियो देखो क्या कर रही है। इसमें कुछ समझ नहीं आता है करना है, फिर मैं इंजीनियरिंग करूँगी क्योंकि देख जो चीज़ डिफरेंस में ना एक है कि इंटरेस्ट भी है और अब सिक्योर क्या कितनी फैसिलिटी होती है, लेकिन फिर दूसरी चीज़ है कि जो करना है ना वो भी फ्रीडम घूमने जाते हैं दूसरी अपना कमा पाओगे तुम जब जितनी बड़ा जितने बड़े ऑफिसर होते हैं ये देखिए, तो इसमें क्या है कि दैट इज ये खुल जाता है, बंद हो गया। और इसमें जो तुम्हें चाहिए ये लेटर्स हैं, लेटर्स मैंने निकाल के जायसवाल क्लासेस है तो ऐसे रख दिया, अब इसको छप गया,
हमें जो मर्जी होती है वो लेटर इसमें लगा देते हैं। तो इसमें ये लेटर रखे हुए हैं, आप ध्यान से देखें तो अलग अलग लेटर है। इसका क्लिप से निकाल लेता हूँ, ये गुटेनबर्ग की देन। अलग अलग लेटर आपको दिख रहे हैं, तो जो लेटर है वो इसमें से निकाला और इसमें स्लॉट है, उसको पिन से खिसका खिसका के चिपका दिया और फिर उसके बाद तुम छाप सकते हो। मतलब ये जो तुम्हें चाहिए और इंक लगा ली। समझ में आ गया? तो हमें वो लिखना होगा, वो इसमें छाप लेंगे। इसमें इंक है, इंक को वो कर देते हैं। अब ये देखो, अभी दे रहे इसमें इंक है। तो इसमें देखो, तो ये काम गुटेनबर्ग ने किया। अब अलग अलग से इंग्रेविंग की जरूरत नहीं रह गई। तो इसमें क्या है कि आप कोई बात नहीं, ज्यादा भी की जा सकती है। जो भी है आप उसमें कर सकते हैं। अब इसमें हमने ये स्लॉट है, तो आप देखिए स्लॉट को खिसका देंगे तो वो हो जाएगा। स्लॉट मिला दिए लेटर, समझ में आ रही बात की नहीं? ये देखो, इसमें डाल देंगे, इसको ध्यान से देखो, स्लॉट है इसमें, वो भी है सिंबल्स भी है भाई, देखना। चलो अब हम आगे का देखें ना, लिखा हुआ है। तो इस चीज को पढ़ो। यहाँ क्या लिखा है सुनिए, देयर वर 26 लेटर्स। तो उन्होंने इंग्लिश के 26 लेटर्स को आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, 26 लेटर्स हैं, तो उन्होंने बना दिया, ब्लॉक बना दिया। अब जो वो लोग थे वो लेटर अपने अपने आप खिसका के बना सकते थे, अब उसमें एक एक को गढ़ना नहीं पड़ रहा, और फिर निकाल दिया, फिर दूसरा बना दिया। तो इस तरीके से मेटल ब्लॉक प्रिंटिंग हुई, जिसमें अब ड्राइविंग से छुटकारा मिल गया। बहुत सारे लेटर्स हैं, उठा उठा के डाला जाता है। यहाँ तक कि हमने भी जो न्यूज़पेपर पढ़े हैं वो इसी तरीके से बहुत समय तक बनते हैं। तो करीब करीब ये 1980 तक के न्यूज़पेपर ऐसे ही छपे, तो एक एक लेटर लगाया जाता था। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि 100 years between printing press was in the most countries. Printing press were in most countries. Printers from Germany traveled other countries. देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, वो तो आप देख लेंगे। जर्मनी से प्रिंटर्स अलग अलग कंट्री में गए और वहाँ उन्होंने अपनी ये जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग थी, लेटर्स की प्रिंटिंग थी, लेटर को सेट करने वाली, इसका प्रचार प्रसार किया। तो मुख्य तो गुटेनबर्ग हुए ना नंबर 1 पे, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चलाई। आगे देखो, आगे दिया गया है कि इन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of book flooding in market of Europe। यानी आप समझिए कितनी बड़ी बात लिख दी है कि 14th century से 1450 सेंचुरीज तक कितनी बुक बाजार में उपलब्ध थी? 20 मिलियन बुक्स इन मार्केट। और ये बताइए कि 1450 से 1500 तक कितनी बुक थी? तो कितना 10 गुना वृद्धि हुई कि नहीं? तो 200 million books were available in market. So how fast this printing has increased? तो ये इंक्लूड हो गई। और सबसे पहले कहाँ से पहुंची? जर्मनी से सब जगह। और जबकि कागज कहाँ से पहुंचा? चाइना से, इंडोनेशिया से, कोरिया से, इन्हीं सब जगह पर कागज होता है। तो चाइना से आप बोल सकते हैं। अगला पेज देखो, ये क्या लिखा गया है? पेपर ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल। तो क्या आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे की जो चित्रकारी है वो सब लोगों ने की है? अगर एक बात तुम ये बताओ कि अगर मशीन से निकले हुए कोई स्कल्पचर है या मूर्ति है, वो ज्यादा कीमती है कि हाथ से बने? तो यूरोपियंस उस चीज को समझते थे कीमत को कि जो हाथ से बना है वो यूनिक है,
और मशीन से तो सब एक जैसे होंगे। तो उन्होंने इस बाइबल की यूनिकनेस को सराहा और बोला माई बाइबल इज यूनिक बिकॉज आवर लेटर्स वॉट एवर इज द प्रिंटिंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेटर के फॉन्ट भी डिफरेंट होंगे क्योंकि एक जैसा थोड़ी सब पे प्रेशर पड़ेगा। और साथ में उन्होंने किनारे किनारे स्क्राइब से अच्छे कैलीग्राफर को बुला बुला के सुंदर सुंदर चित्र भी बनवाए। और इसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस थे गुटेनबर्ग ने उनमें वेरिएशन भी किए, डिफरेंट कलर्स का भी यूज किया। आप देखो इसमें कलर्स अलग अलग हैं। इस चीज को लिखा गया है कि वैसे तो ब्लैक इंक है लेकिन उसमें भी वेरिएशंस देखा गया, कहीं वेरिएशन देखा गया, उनमें कलर्स अलग अलग। तो ये भी कलर का भी डिफरेंस था, फॉन्ट में सब यूनिकनेस थी, तो इसलिए इसे सराहा गया। अब अगला देखो नीचे क्या हो रहा है, क्या तुम्हें इसमें दिखाई पड़ रहा है प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें कुछ लोग मशीन को घुमाकर पेपर बना रहे हैं और कुछ लोग हाथ से लेटर की सेटिंग कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और कहीं कहीं पर बुक्स तैयार है, पेपर्स तैयार है और जिल्द साजी के लिए यानी बुक बाइंडिंग के लिए वेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सबसे सामने बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, अब उनकी बाइंडिंग होनी है कि नहीं, बुक बाइंडिंग। तो यहाँ पर ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। सो इट इज द 16th सेंचुरी। अब 15th सेंचुरी के आगे का युग आ गया है। अब 15 से 1600 से 1600 के बीच ये आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाती है। आगे देखिए द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसका प्रिंट में रिवोल्यूशन कैसे हुआ, नाउ बात न करें। सो लेट अस सी द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। क्या इसका पॉलिटिकल और दूसरे चीज में नेशनलिस्ट मूवमेंट में प्रभाव पड़ा, हमें सब चीजों को देखा। सो अ न्यू रीडिंग पब्लिक, तो एक ऐसा ग्रुप हो गया, पहले लिसनिंग पब्लिक होती थी, लिसनिंग पब्लिक एक बोलता था तो सब सुनते थे, लेकिन अब रीडिंग पब्लिक का जमाना आ गया और ये फैशन हो गया। लाइब्रेरी में बैठना एक बहुत बड़ी बात मानी जाने लगी, जो व्यक्ति एलाइट ग्रुप माना जाने लगा, जो लाइब्रेरी खुलने लगी उसमें लोग बैठ के पढ़ते थे। बुक्स फ्लडेड इन मार्केट रीचिंग आउट टू द ग्रोइंग रीडरशिप। और इससे क्या हुआ, नाउ अर्लियर क्या था, कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रेड आउट। पहले ऐसा होता था कि जो बहुत पवित्र किताबें थी, रिलीजियस टेक्स्ट, वो बोले जाते थे, लेकिन और क्या किया जाता था, बैलेट्स रिसाइटेड। बैलेट्स का क्या मतलब होता है, लंबी पोएम्स। तो लेकिन अभी किताबें आने लगी, जैसे आला उदल खूब चलता था पहले, ऐसा चमचा था महुए में जामे नौ मंदाल अमाय, ऐस खवैया महुए वाले नौ नौ चमचा जाए उड़ाए। ऐसा चम्मच था महोबा में जिसमें 9 मन दाल आती थी, एक मन में 40 किलो होता था और 9 मन दाल आती थी, और वहाँ के खाने वाले ऐसे थे कि 9 चम्मच खा जाते थे आला उदल। तो इस तरीके की दैट इज एक तरीके का अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे रिसाइट किया जाता था, लोग सुनते थे, गाते थे, तो बैलेट्स होते थे। लेकिन बाद में इट इज ऑल ट्रांसफॉर्म एंड इसमें धीरे धीरे एक रीडर ग्रुप में बदलता चला गया। बट दिस ट्रांजिशन वाज नॉट सिंपल। बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय लिटरेट, क्योंकि पहले के लोग लिटरेट नहीं थे। अब धीरे धीरे बुक की मार्केट में बाढ़ आने लगी है, लेकिन रीडर्स की कमी है। पहले उल्टा था, पहले रीडर ज़्यादा थे, बुक कम थी। अब जब बुक ज़्यादा छपने लगी तो अब इनको क्या चाहिए था, इनको टेक्स्ट नहीं चाहिए, अब इनको उसमें अच्छे अच्छे चित्र चाहिए और साथ में रिलीजियस बुक छापना, जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो अब इनको रीडर चाहिए और इनको साथ में चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड करना है कि जिससे स्कूलिंग में वो किताबें काम में आ सकें। अदरवाइज पहले तो रीडरशिप ही होती थी। सो दस ओरल कल्चर नाउ कन्वर्टेड, ओरल कल्चर था, so entered into print and print material was converting them into reader culture. So reading culture became blurred. Blurred का मतलब धीरे धीरे पढ़ने वाली प्रक्रिया धुंधली होने लगी। और अब और आगे क्या होने लगा, कुछ ऐसा भी हुआ बंगाल में कि रीडिंग कल्चर में वो जो मास्टर थे वो बुक्स उनको नहीं देते थे, वो बोलते थे, कहते थे तुम लोग लिखो। तो राइटिंग कल्चर डेवलप हो गया, बच्चों को देने से वो फाड़ देंगे,
तो ओरल कल्चर कहीं कहीं पे किस में ट्रांसमिट हो गया, राइटिंग कल्चर। उनको कभी बुक्स मिली ही नहीं, उनको लिखना सिखाया गया, खुद लिखो, अभी ऐसा भी हो। आगे देखिए, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं अगले चित्र में, और अगले चित्र में जिसको सर्कल किया गया है वो कौन व्यक्ति है? क्या वो मुद्रण का भगवान है? गुटेनबर्ग। दैट इज द मतलब जिसने सबसे पहले किया। तो ऐसे 7 लोग जिन्होंने प्रिंट कल्चर में अपनी भूमिका निभाई, और उसमें दिखाया गया, देखो मशीन उतर रही है ऊपर से, ये देख लो। और यहाँ पर क्या है, वीनस और मिनर्वा बगल बगल है, ज्ञान के देवता और प्रकाश के देवता। और ऊपर सबसे ऊपर कौन है? जीसस है, नमस्कार करो। फिर इसके बगल इसके बगल कौन कौन है? मिनर्वा, बुद्धि के देवता और ज्ञान के देवता, ठीक है, दैट इज मरकरी। दोनों अगल बगल है, और ऊपर से प्रिंटिंग प्रेस उतर रही है, और उसमें से गुटेनबर्ग भी उतर रहा है, और नीचे के लोग उनको नमन कर रहे हैं। So through the printing message they could persuade people to think differently. Now by the printing culture, people have a new world around them. Now they can redefine their idea. They can move to transition state. They can have revolutionary thoughts. ये सब होने लगा कि नहीं भाई? उनके पास क्रांतिकारी विचार आने लगे, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड था, संक्रामक काल था। Now everyone welcomed the printing book and those who did also fear. लेकिन इसके अलावा देयर वर द ये जो कैथोलिक था, रोमन कैथोलिक सबसे पुराना है, जिसको पोप लोग मानते थे, दे एप्रीहेंडेड का मतलब दे फियर्ड दैट इट विल स्पॉइल द रिलीजियस थॉट्स और एथिक्स ऑफ पीपल। बहुत सारा कल्चर आया तो उसमें ये भी क्रिटिक्स भी होने लगे, तो क्रिटिक्स होने लगे, और धीरे धीरे ये सोचा जाने लगा कि इसमें ऐसे तुम्हें मालूम है कि किसने सबसे ज्यादा क्रिटिक किया? तुम क्या ये जानती हो सौम्या, ये मार्टिन लूथर का नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसने 95 क्रिटिसाइजिंग बुक्स, ये बिल्कुल सही है, 95 थीसिस रोट क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस। कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनमें उसने 95 बुक्स लिखी, और उसने टेस्टामेंट्स ऐसे उस पर सवाल उठाए। टेस्टामेंट्स का मतलब है जो विचार प्रचलित है, तो टेस्टामेंट्स है ओल्ड टेस्टामेंट्स, बाइबल के प्रचलित विचार, उसको विरोध किया। क्रिटिसाइजिंग ओल्ड टेस्टामेंट्स, किसने विरोध किया? मार्टिन लूथर। सो इन इंडिया, लेकिन ये मार्टिन लूथर कहाँ का था? मुझे लगता है रोम का ही था। और ये चित्र किसके द्वारा बनाए गए ये भी पूछा जाएगा, आर्टिस्ट का नाम याद रखना। मार्टिन लूथर बिलोंग्स टू विच कंट्री? देखो रोम का ही था, रोम का ही मार्टिन लूथर था, ठीक है। इसमें इसका फिगर नहीं बना है, बट उसने भी किया। समझिए, बात नहीं करो, आता है लेकिन भी सुनो, कुछ नई चीजें भी मिल सकती हैं। सो इन 1517, अब आगे बात आ गई, 15th सेंचुरी में आ गए, 1500 तक तो पहले बात हो गई थी। तो 1517 क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन 1517 मार्टिन लूथर, ये एक तरीके का रिफॉर्मर था, ठीक है। रोट 95 थीसिस, रोट 95 थीसिस, जिन्होंने क्या किया, ठीक है, एंड क्रिटिसाइज्ड रोमन कैथोलिक चर्च। अभी बहुत सारे हैं, दैट इज सीरियन चर्च, एसाइरियन चर्च, प्रोटेस्टेंट है। अभी आप समझिए कितने सारे फिरके हो गए हैं कैथोलिक्स में, ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है, यस बैप्टिज्म और एना बैप्टिज्म, इस तरीके से बहुत सारे तरीके के हो गए। तो 95 थीसिस ऑन क्रिटिसाइजिंग इधर कोई लगातार बात कर रहा है, क्रिटिसाइजिंग ऑन रोमन कैथोलिक चर्च। जिसमें ये जो चर्च थे, आपको मालूम है कि कुछ होते थे क्लर्जी और कुछ नॉवेलिटीज होते थे। तो क्लर्जी को जो लोग भगवान मानते थे वो रोमन कैथोलिक से थे। इतना इनका बोलबाला था कि राजा लोग भी इन्हें सब कुछ मानते थे।
और इसी वजह से जनता का शोषण हो रहा था। यही तो क्लर्जी है। लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा बहुत सारा पैसा इनको जा रहा है, जमीन जा रही है, वाई अवर टैक्स इज गेटिंग वेस्टेड ऑन देम। तो मार्टिन लूथर ने ये बात कही। और इट इज, और ऐसी कॉपीज चर्च में चस्पा कर दी गई, चिपका दी गई। सो इससे तो चर्च बड़ा नाराज हुआ कि तुम लिख भी रहे हो साथ में हमारे यहाँ ही चिपका दे रहे हो चर्च के बाहर। तो दैट इज नाउ चर्च डिबेटेड ऑन दिस आइडिया, दिस लेड टू ए डिवीजन। और चर्च में ही यहाँ से क्रिश्चियनिटी में एक और विभाग बन गया, उसको प्रोटेस्टेंट कहा गया। समझो, पहले रोमन कैथोलिक था, प्रिंटिंग प्रेस ने एक और शाखा खोल दी, और इनके बीच भी क्रूसेड्स हुए, धार्मिक युद्ध, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। आज नाटो उसी का वो है फल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस क्रिएटेड डिबेट। जो रशिया के लोग हैं वो क्या है, प्रोटेस्टेंट है, और जबकि इधर वाले कैथोलिक हैं। सो क्रिएटेड डिबेट ऑन क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी पे भी डिबेट एंड अथॉरिटी ऑफ चर्च, कि उनकी अथॉरिटी कम होनी चाहिए चर्च। अ न्यू ब्रांच, दैट इज न्यू ब्रांच कौन सी खोल दी गई, प्रोटेस्टेंट। तो उस चीज को किया गया डिवीजन विद इन द चर्च, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड अ न्यू ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्ट करें उन्हें क्या कहेंगे, प्रोटेस्टेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। वो लोग मार्टिन लूथर को बहुत ज्यादा मानते हैं, प्रोटेस्टेंट वाले। लूथर ट्रांसलेटेड न्यू टेस्टामेंट, जो न्यू टेस्टामेंट है कि नई बातें मानो, 5000 कॉपी उसने बनाई फ्यू वीक्स में। और सेकंड एडिशन जब उसने छापा तो विद इन 3 months, एंड सेकंड 3 महीने बाद उसे फिर से नया एडिशन छापना पड़ा। 5000 कॉपी तो बनाई थी, 3 वो सब बिक गई और 3 महीने बाद फिर से छापना पड़ा। सो ही प्रपोज्ड, अगर इसके बारे में लिखना आए तो ये लिख देना, प्रपोज्ड न्यू टेस्टामेंट्स। उसने कुछ नई सत्यापित बातें लिखी कि ये मानो वो मत मानो, टेस्टामेंट्स। टेस्टिमनी का मतलब समझते हो, शपथ ग्रहण समारोह, टेस्टिमनी उसी से टेस्टामेंट है। तो टेस्टामेंट्स का मतलब ये मानने योग्य है, टेस्टामेंट्स। प्रपोज्ड एंड पब्लिश्ड 5000 कॉपीज इन फर्स्ट एडिशन, published 5000 as first। तो पहले प्रकाशन में उसको 5000 प्रतियां छापनी पड़ी। 3 महीने बाद deeply grateful to print, Luther said printing is the ultimate gift of God. Several scholars think the print brought a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas of reformation। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेवी शैली ने एक चित्र बनाया। तो ये नाम याद रखो, ये चित्र दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा किसने बनाया, तो जेवी शैली, ठीक है। इन 1739 मेड अ पिक्चर पोर्ट्रेट showing printing is a gift of God, showing printing as gift of God। Certainly इसमें एक मार्टिन लूथर का भी चित्र होगा, जितने ये 7 पोर्ट्रेट इस चित्र में लोगों ने पकड़ रखे हैं। तो एक तो हम लोगों ने सबसे पहला कौन था बताओ, गुटेनबर्ग, और एक इनमें मार्टिन लूथर थी। Okay, now next is, अब आगे देखिए, प्रिंट एंड
डिसेंट। Now, so let us see कि print and dissent, that is print और विरोध, इसका विरोध भी होना स्वाभाविक था क्योंकि चर्च कहती थी कि एक्सेस ऑफ रिलीजियस बुक्स इज आल्सो डेंजरस। तो सब लोगों के पास रिलीजियस थॉट्स, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस, तो ये किसी किसी के पास होनी चाहिए। तो जो ग्रेविटी है वो कम करती है रिलीजियस बुक्स को। नाउ प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल, कि जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनके पास बाइबल नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे। जो वेरी एजुकेटेड है उन्हीं के पास पहुंचनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही ही, ठीक है। इसके अलावा दैट इज मेनोशियो ए मिलर इन जर्मनी बिगेन टू रीड बुक्स। मिलर था, मिलर का मतलब है खान में काम करने वाले, जो माइनिंग होते हैं ना। सो दैट इज एंड वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। ही रीइंटरप्रेटेड, उसने बाइबल को अपने शब्दों में छाप दिया। और कौन था वो? दैट इज मेनोकियो लिखा है हमारी बुक में। तो मेनोकियो, हिंदी की बुक में मेनोकियो है। सो मेनोकियो ने क्या किया? किसान, मिलर का मतलब यहाँ किसान है। मेनोकियो अ फार्मर, मिलर भी लिख सकते हो। तो उसने नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए, न्यू मीनिंग निकालने शुरू कर दिए। He reinterpreted the message of Bible and view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church। उसने बोल दिया कि हम सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं, इसलिए सब समान हैं। तो उसने ऐसे अर्थ निकाल, तो लेकिन चर्च वाले तो अपने को खास मानते थे, तो यहाँ पर उसके अर्थ बदल गए। तो ठीक है, रीइंटरप्रेटेड बाइबल। Okay, when the Roman Church began its acquisition to replace heretical idea, तो देखिए रोमन चर्च ने उसके हेरेटिक क्या होता है? जो धर्म विरोधी होता है उसे हेरेटिक कहते हैं, और हेरेटिकल आइडिया का मतलब धर्म विरोधी बयान। तो रोमन चर्च ने उसके धर्म विरोधी बयानों पर उसको पेशी करा दी, इन इक्विजिशन बुलाया। द मोनोकियो वाज हार्ड, 2 बार उसको चेतावनी दी गई, बाद में सर काटा गया। नाउ रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग। तो रोमन चर्च को इस पर बहुत ऐतराज था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। तो किसका सर काटा गया? मेनोकियो का। तो उसने क्या किया था? धर्म विरोधी बयान दिए थे बाइबल के जो अगेंस्ट थे। आपको मालूम है अरस्तु ने भी बताया था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती थी, इस पर उसका सर काटा जाने वाला, एरिस्टोटल। तो उसने राजा से कहा हमने तो गलती बता दी, सूर्य ही धरती के चारों ओर घूमता है, जैसा बाइबल में लिखा है वही सही है। यानी द मॉडल इज हीलियोसेंट्रिक, ये जियोसेंट्रिक एंड नॉट हीलियोसेंट्रिक। हीलियन के चारों ओर घूमे सूर्य के, तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। और अगर मान लीजिए जियोन के चार, जियोन है धरती है, और हीलियन क्या है? सूर्य देवता, रोमन देवता हीलियन है। तो हीलियोसेंट्रिक हम जानते हैं, लेकिन बाइबल का विरोध करना है तो किसी क्रिश्चियन के सामने बोल दो कि धरती सूर्य के चारों घूमती, वो फिर मारने दौड़ेगी। तो सब जगह अलग अलग प्रचार है, कुछ नहीं कर सकते। नाउ रोमन चर्च, और कई जगह आप देखेंगे कुरान में लिखा है ये चटाई है धरती, और उस पर पत्थर गाड़ दिए गए, ये चटाई पानी में तैर रही है। और धरती और सूर्य उसके चारों तरफ जैसे मक्खियां चक्कर लगाती वैसे चक्कर लगा रहे, फिर भी ना सब। लेकिन आप बोल नहीं सकते धार्मिक व्यक्तियों के सामने, क्योंकि फिर नुकसान। बहुत लोग काटे गए, तुम भी काटे गए। तो अब काट दिया गया, वो क्यों काटा गया? ठीक है,
भाई सरमद था, उसने बोल दिया अन हलक, मैं ही खुदा हूँ। उसका सर ऐसे काटा गया कि 20 यूरों से लुढ़क लुढ़क के गिरा, वो उसका सर बोलता गया अन हलक अन हलक। अब देखिए दैट इज मैकाब्रे डांस। अब जरा देखो ये किसने प्रिंट किया, इसमें दिखाया गया है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये विश्व में कैटास्ट्रोफिक है, विनाशकारी है। इसको सब कंकाल चला रहे हैं और यही प्रिंटिंग प्रेस, ये चर्च ने छापा, एक दिन ये पूरी दुनिया में विनाश लाएगी, तो ये कंकाल लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। दीज वर नॉट नॉलेजेबल या लॉरेट पर्सन्स, ओनली दोज हु आर ऑफ गॉन केस आइडियाज आर मेकिंग दिस प्रिंटिंग। ये दिखाया है। तो फियर ऑफ द बुक इस तरीके से है, इट इज वेरी हार्मफुल एंड इट इज सेडिशियस। सेडिशियस का मतलब है कि जो निराशावादी लोग हैं वही दुनिया में तुच्छ लोग, सेडिशियस का क्या मतलब है, तुच्छ लोग ही प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं एंड दे आर स्प्रेडिंग वेस्टफुल आइडियाज। अगले में देखो रीडिंग मेनिया का क्या मतलब होता है, पढ़ने की दीवानगी। एक होता है फोबिया और एक होता है मेनिया। तो फोबिया डर है, द रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया इस तरह हावी हुआ तो वो बोलते थे कि तुम हमारे यहाँ का सन या जूट या कपास बेचने जा रहे हो, तो किसान बोलता था बेटे से और जाकर वहाँ से यूरोपियन एडवेंचर वाली बुक ले आना शहर से। इस तरीके से हावी। तो धीरे धीरे दैट इज डिनोमिनेशन सेटअप, चर्चेस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेटअप स्कूल्स इन विलेज कैरिंग लिटरेसी टू पेजेंट्स। तो अलग अलग तरीके से, डिनोमिनेशन का मतलब समझते हो, अलग अलग संप्रदायों के, जैसा भी इन्होंने वो बोला बैप्टिज्म, एना बैप्टिज्म, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, रोमन, असीरियन, इसी तरीके से जो भी चर्च के अलग अलग संप्रदाय हैं, क्रिश्चियनिटी भी तो बटी हुई है, तो अलग अलग लोग सब जगह अपने मिशनरी खोलने लगे। और इन सब पार्ट ऑफ लिटरेसी रेट वाज एज हाई, कहीं कहीं तो यूरोप में 80% तक लिटरेसी रेट था, वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। और लिटरेसी स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट। और उसके बाद क्या हुआ कि अल्मनाक्स छपने लगे। अल्मनाक समझते हो, कैलेंडर जो ज्वार और भाटा यानी टाइट्स के हिसाब से दिखाते हैं कि कब एकादशी है, कब त्रयोदशी आ रही, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है, और इसके अलावा कब तुम्हारा त्यौहार पड़ रहा है। तो एक ऐसे कैलेंडर भी छपते हैं ना, उसमें हर तिथि लिखी रहती है, दैट इज़ वर्नाकुलर, जो लोकल तिथियाँ होती हैं जिस पे सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो कैलेंडर छपने लगे। और इसके अलावा पॉकेट बुक्स, पेनी बुक्स जो पॉकेट में आ जाती थी, जब मर्जी उसे करो। स्मॉल डायरीज इन फ्रांस वर द बिलोथेक ब्लू विच वर लो प्राइस। कुछ कुछ ऐसे होते थे कि बिलियोथेक ब्लू भी छपने लग गए, जो ठीक है एक चलन था, सस्ते कागज पर और नीली जिल्द में बनी हुई किताबें। बिलियोथेक बुक का मतलब इट इज चीपर बुक्स। बिलियोथेक बुक्स पुअर क्वालिटी पेपर थी जो लो प्राइस थी। इसके अलावा रोमांसेस दैट इज प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेजेस एंड मोर सब्सटेंशियल हिस्ट्री। रोमांटिसिज्म की भी किताबें छपने लगी जो रोमन संस्कृति से हुआ करती थी। एंड बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज। पीरियोडिक प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द 18th सेंचुरी। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होने लगा, और जब साइंटिस्ट इज़ाक न्यूटन थी उनके भी वर्क्स लोगों के पास पहुंचने लगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने दैट इज़ ग्रेविटेशन पर, ग्रेविशिया अपनी बुक लिखी थी, तो ग्रेविशिया साइंटिसिया, तो वो लोगों में पहुंच गई। जो जो करते थे वो अपने अपने समय समय पर पब्लिश करते थे। अब देखिए द राइटिंग्स ऑफ थिंकर, इन सभी थिंकर्स के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लो कौन कौन से हैं। थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जॉक रूसो, तो इन सभी के नाम लिखे हैं। वर वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। ये रिफॉर्मर्स थे, इनको अंडरलाइन भी कर लें। कौन कौन है? थॉमस पेनी, वोल्टेयर एंड जीन जॉक रूसो, जिनमें जीन जॉक रूसो फ्रांस का ही था। तो
इनमें इन्होंने रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया, विवेकपूर्ण सोच। अब देखो, ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगली हेडिंग देखिए, मीनिया का मतलब है पढ़ाई का पागलपन, और ट्रम्बल इसका क्या मतलब है? ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब है विश्व के आतंकियों, अब तुम कांपने लगोगे, पैर तुम्हारे कांपने लगेंगे, कांपना। और टायरनी का मतलब निरंकुश शासकों, जिनका किसी चीज पर अंकुश ना हो, निरंकुश शासकों, अब तुम कांपोगे। इसके बारे में पढ़ें कि मिड 18th सेंचुरी में अब हम आ चुके हैं, 1750 तक का सफर हो चुका है। सो यहाँ दिखाया गया है कि लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म। इसमें धीरे धीरे ये डेस्पोटिज्म का मतलब ही निरंकुशवाद होता है। नाउ इन मिड 18th 1750 the society was getting freed from despotism। ये निरंकुशवादी सोच से ऊपर उठ चुकी थी। In 1750 society became free from despotism। ये भी निरंकुशता होती है, तो निरंकुशता से ये ऊपर उठ चुकी। अब देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, इट हैज स्वेप्ट डेस्पोटिज्म। इसने पूरी तरीके से झाड़ू लगा दी डेस्पोटिज्म पर। एंड इन मैनी ऑफ द मर्सिये के द्वारा लिखे हुए जो उपन्यास थे, द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग, उसमें ये दिखाया गया। मर्सिये का पूरा नाम क्या दिया था? लुई सेबास्टियन मर्सिये। ये लिखने की जरूरत है। सो इन नॉवेल्स, आप ये समझ लीजिए कि सबसे बढ़िया ऐसे, उसके बाद की बात है, थोड़े दिन की बात है, 1786 की बात है, डेल कार्नेगी को जेल हो गई थी कि तुमने ये क्या लिख दिया और तुम इस तरीके से बाइबल का मजाक उड़ाते हो। जेल में उन्होंने जो उनको खाने के लिए पेपर मिलता था, समोसा जिस पर दिया जाता था या बर्गर, उसमें उन्होंने लिख लिख कर कोयले से जहाँ जहाँ सुराख थे वो वहाँ वहाँ खोज दिए थे। और आज के सबसे बेस्ट एसेज में डेल कार्नेगी का नाम आता है, नंबर 1 बेस्ट एसेज। अगर तुम उसके संकलन पढ़ोगे, एक ऐसे भी पढ़ लोगे, यू विल गेट मेस्मराइज्ड, तुम मंत्र मुग्ध होगी। डेल कार्नेगी किसी भी चीज के बारे में जो उनके ऐसे हैं, जैसे तुम्हें गाय पे निबंध आता है, ऐसे उन्होंने जो ऐसे लिखे वो पढ़ने लायक। तो बेस्ट ऐसे डेल कार्नेगी, इसकी इनके बुक ही बेस्ट सेलर है। किस चीज पे बुक थी वो? ऐसे ही थी, जो उन्होंने लिखा था, घुसा था, उसी को संकलित करके पब्लिश किया। जो लिखा था वही एक साथ बस रख के छाप दिया, वो दुनिया पढ़ती है। आपके नाम लिख लें, फिर पढ़ लेना, कभी मौका मिले एक ऐसे पढ़ लेना। तो बट हम इस समय बात कर रहे हैं मर्सिये की, लुई सेबास्टियन मर्सिये। दैट इज नाउ, तो दैट इज द नॉवेलिस्ट लुई, ये सभी नाम याद करिएगा क्योंकि लुई सेबास्टियन, अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ है। दैट इज मर्सिये। आप कुछ ना जाने तो मर्सिये के नाम से रास्ते में चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, वो आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगा, रिक्शे वाले से ही पूछ। सो दैट इज, ये फ्रांस के थे। फ्रांस डिक्लेयर द प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। तो ये फ्रेंच थे। तो इन्होंने बताया कि ये बताया प्रिंटिंग प्रेस सबसे अच्छी है, और कैसे उनके उपन्यास के जो कलाकार थे तो वो सारे पुस्तक पढ़ पढ़ के ही ट्रांसफॉर्म हो गए और उन्होंने दुनिया में कयामत ला दी। ठीक है, नाउ
दैट इज कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ प्रिंटिंग इज एनलाइटेंड। तो उन्होंने कहा, मर्सिये ने लिखा, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ वर्ल्ड, हे निरंकुशवादी शासकों अब तुम कांपने लगोगे। ऐसा बोला। ये अभी पुस्तकें आ गई हैं, अब तुम ठहर नहीं पाओगे ज्यादा दिन तक। नेक्स्ट इज द प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या फ्रांसीसी क्रांति में भी मुद्रण संस्कृति की कोई महत्वपूर्ण भूमिका थी? यस। द प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वो सेंटेंस बहुत अच्छा है जो मर्सिये ने बोला, ट्रेम्बल, यही इन्होंने कहा था। लुइस अब आगे देखो, कुछ और लिखना चाहते थे। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो प्रिंट, इसमें 3 ये मुख्य बिंदु हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में। पहली बात, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे आया? प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, जो उस समय रूसो थे, या वो जीन जैक रास्यो, और कौन कौन से थे? 3 जॉन लॉक और एक और कौन था? मॉन्टेस्क्यू। तो ये जो सारे थिंकर्स थे, तो इनके इन्होंने क्या किया? और तुमने देखा था रेन, कौन था वो जिसने लिखा था नेशन की? अर्नेस्ट रेनन। तो इन्होंने नेशन की अवधारणा, इन्होंने राइटिंग लिखी और लोगों ने प्रचलित की। उस समय 80% लिटरेसी रेट था, तो ये डिस्कस की जाने लगी। तो पहली चीज क्या है? सो दैट इज कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और डेस्पोटिज्म। लोगों के जो अंधविश्वास है उसको उखाड़ देगा, सुपरस्टिशन। और इसके अलावा डेस्पोटिज्म, जो मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है? इट इज डेस्पोटिक, दैट मीन्स निरंकुशवादी, टायरनी। टायरनी का क्या मतलब है? निरंकुशवादी। सो दिस प्रिंटिंग, ये प्रेस मेड द पीपल रेशनल। पहली लैंग्वेज क्या लिखे बताइए? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि प्रिंटिंग मेड द थिंकिंग ऑफ पीपल रेशनल। इसने लोगों में विवेकवादी सोच को जागृत कर दिया। रेशनल का मतलब है कि एक होता है इरेशनल, तुम कैसी अपरिमेय सोच रखते हो? यू आर थिंकिंग रेशनल, तुम तो परिमेय सोच रखते हो। तो दैट मीन्स मेड द थिंकिंग ऑफ पीपल रेशनल। रेशनल का आप और सरल सोचें तो विवेकवादी। विवेक तो समझते हो ना? विवेक का मतलब लॉजिकल, लॉजिकल करनी, सिर्फ अंधविश्वास नहीं। एंड अपरूटेड, उसने जो है उखाड़ फेंका जड़ों को। किसकी जड़ों को? सुपरस्टिशन। एंड अपरूटेड सुपरस्टिशन। पीपल आर नाउ नॉट फियरिंग द डेस्पोटिज्म। वो निरंकुशवाद से डरते नहीं थे। तो पीपल नाउ डू नॉट एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब भी डर होता है। डू नॉट फियर फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो पहली लाइन ये लिख देना इस तरीके से, फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ। मैनी, दैट इज वोल्टेयर, रूसो, और कौन कौन से थे? मैनी राइटर्स। वोल्टेयर, रूसो, रॉस्यू जो है वही रूसो हैं। ठीक है। रोट ओपनली, ठीक है, अगेंस्ट मोनार्की। ओपनली criticized monarchy। ठीक है। And this transformed the thinking of common people।
अवेयर्ड देम, ओलंपिक गॉर्जस का भी नाम लेते हैं, अवेयर देम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, ठीक है, एंड देयर राइट्स। कॉमन एथिक्स, उनकी साझा संस्कृति क्या है, नेशनहुड, राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, एंड, ठीक है, देयर राइट्स, उनके अधिकार क्या हैं, इन सब के बारे में उनको जागृत किया। तीसरी चीज, थर्ड, 1780 देयर इज आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी, इसने मजाक उड़ाया। इन 1780 इस ऐसी चीजों की भरमार हो गई। 1780 देयर वाज अबंडेंस, लिख लो, आउटपोर ना लिखना चाहो, अबंडेंस ऑफ लिटरेचर, ऐसे साहित्यों की भरमार हो गई विच हैज मॉक्ड ओवर रॉयल्टी एंड क्लर्जीज, विच हैज mocked over clergy and royalties की, ठीक है, क्योंकि तुम सोने के महलों में पैलेस ऑफ वर्सलीज और पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में बैठे हो और यहाँ हम लोग भूखे मर रहे हैं। अब जरा देखिए, सो दिस लेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। ऑल्सो इसके बारे में बताया गया, कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स, अगले पेज की पहली लाइन, कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स बनाए गए, व्यंग्य चित्र, कैरिकेचर का क्या मतलब होता है, व्यंग्य चित्र बनाए गए, जिसमें ये दिखाया गया कि फ्रांसीसी राजा सिर्फ अपने सेंसुअल प्लीजर यानी स्किन प्लीजर, जिसको कहते हैं कार्नल प्लीजर, पर ही बेस्ड हैं और साथ में शानो शौकत आरामदेह बिस्तरों में लगे हुए, एंड दे आर not thinking about the common people who are under critical condition। ऐसी बातें कही गई। How do we look at these arguments? इसमें ये दिखाया गया, नीचे के चित्रों में देखो, टैबलॉक्स, मेमोरीज, जो टेबल में या किसी तरीके से प्रतीकात्मक दिखाई दे उसे टैबलॉक्स कहते हैं। तो नीचे आप देख रहे हो टैबलॉक्स लिखा है, तो दैट इज संकेतात्मक चित्र होते हैं। इसमें दिखाया है कि कुछ लोग नाच रहे हैं और कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। किसान यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं नीचे, कि वो खेती कर रहा है, कितना मरा गिरा हुआ है, और ऊपर लोगों का डांस दिखाया जा रहा है कि नहीं। सो इसमें ये सारी चीजें दिखाई। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड बट इट कैन ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। आप ये 3 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। अगली बात है 19th सेंचुरी। अब हम लोग 1800 के ऊपर आ चुके हैं। नाउ the 19th century, that is 1800 to 1899। इसमें दिखाया गया चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। तो इसमें क्या दिखाया है, अगले चित्र में देखिए जरा, दैट इज पैनी मैगजीन, जो बहुत छोटा, थोड़े पैसे की आती थी और डायरी बुक होती थी। तो उसमें ये दिखाया गया चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर, दे वर चिल्ड्रन प्लस प्रेस भी खोली गई और इसमें बहुत सारी कथाएं, कहानियां लिखी गई। इसमें ग्रिम ब्रदर्स का योगदान रहा। ग्रिम ब्रदर्स ने इसमें कब योगदान दिया, 1812 में। ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी इन 1812। ग्रिम ब्रदर्स, इन्होंने ही तो बाद में जॉलबरी ने सब की स्थापना की और जर्मनी की यूनिफिकेशन में योगदान दिया। तो साथ ही साथ हिस्ट्री भी चल रही है। ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी कलेक्टेड, इन्होंने क्या किया, फॉक टेल्स एंड फेरी टेल्स कलेक्टेड, परी कथाएं, फॉक टेल, परी कथाएं फेरी टेल्स होती हैं, और ये लोक कथाएं,
टेल्स एंड फॉक का मतलब है लोक कथाएं, और फेयरी टेल का क्या मतलब है? टेल्स कलेक्टेड किया एंड पब्लिश्ड व्हिच वर फेमस लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, व्हिच वर लाइक्ड एक राजा की दो रानियां थी, तो जो एक रानी पहले वाली मर गई थी तो उसकी एक बेटी थी, और जो दूसरी रानी थी तो उसकी भी एक बेटी थी। तो वो पिछली वाली थी उसका केयर नहीं होता था, तो और वो थोड़ी कम सुंदर भी थी। तो बड़ी वाले ने कहा कि एक टेढ़े मेढ़े लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, तो वो जो दूसरे रानी की बेटी थी उसने कहा इसी में से चुन ले, क्या तू किसी परियों के शहजादे से शादी करेगी? तो उसने कहा हाँ, अब मेरी शादी होगी तो परियों के शहजादे से ही होगी। तो ऐसा सुना जब राजा ने तो उसे महल से निकाल दिया, और फिर बाद में उसकी शादी हुई परियों के शहजादे से। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शुरू में हम भी ऐसी कहानियाँ पढ़ा करते थे, फेयरी टेल्स। तो बाय चिल्ड्रन, फिर वो साधुओं के पास, एक साधु के पास जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है, तो उसको एक उड़न चटाई मिलती है। तो वो एक ऐसी जगह जाती है जहाँ परियों का वो लगा हुआ है, चटाई उसको ले जाती है, और वहाँ शहजादा आता है, सब परियां उसे देखती हैं। उसके पास गायब होने की भी क्षमता है, क्योंकि एक ऐसी अंगूठी है जिसको पहन के वो गायब हो सकती है और उतार के वो प्रकट हो सकती है। तो उस परियों के शहजादे का स्वागत होता है। फिर वो लोग बहुत डरी हुई हैं, कहती हैं कि अरे अब ये एक दूर बहुत रहने वाली, किसी दूसरे ग्रह पे रहने वाली राक्षसी, उसने कहा कि अगले हफ्ते अगर तुम लोग हमें ये नहीं दोगे तो तुम्हारे परियों के शहजादे को उठा ले जाऊंगी। तो वो जाती है उस राक्षसी को तिलस्म के द्वारा उसकी गुफा के अंदर जाती है, फिर क्या क्या करती है और अंत में मार देती है, और फिर परियों के शहजादे से उसकी शादी हो जाती है, और अंत में वो अपने पिता का आशीर्वाद लेने आती है और उड़न चटाई से फिर उड़कर अपने देश चली। अब आगे देखें ना, इस तरीके से ये देखो फेयरी टेल्स, ऐसे परी कथाएं और दंत कथाएं। फॉक टेल्स का क्या मतलब है? दंत कथाएं प्रचलित हो गई थी। एनीथिंग दैट वाज कंसीडर्ड, जो भी साहित्य बच्चों के लिए अश्लील होता था वो बच्चों के लिए नहीं छापा जाता था। एनीथिंग विच इज अनसुटेबल और वल्गर फॉर एलाइट्स, तो वो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो बड़ों के वयस्कों वाली होती हैं, वो नहीं छापी जाती है, लिखा है। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एंड राइटर्स। तो पेनी मैगजीन्स में जरा सुनिए, बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट के भी नाम लिखिए। कौन सी ऐसी औरतें थी जो नॉवेलिस्ट बनी? इनके नाम आएंगे, सब इम्पोर्टेंट है। बेस्ट नॉन वुमेन नॉवेलिस्ट, इन सब के नाम लिखिए। कौन कौन सी हैं? दैट वाज जेन ऑस्टेन, देखिए जेन ऑस्टेन, ब्रॉन्ट सिस्टर, इसके अलावा जॉर्ज इलियट, दैट इज इन सबके राइटिंग थी। तो उन्होंने अपनी कभी ऑटोबायोग्राफी लिखी या वुमेन की कंडीशन इन सोसाइटी लिखी, या किस तरीके से उससे बदला जा सकता है, इस पर सारी चीजें लिखी। धीरे धीरे शुरू में तो पढ़ने का काम वाइट कॉलर्ड पीपल, सफेद कॉलर वाले लोग जो मतलब बहुत साफ सुथरा काम करते हैं ऑफिस में, वो करते थे। लेकिन बाद में मिलर्स और वर्कर्स भी से पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक वर्कर्स की कंडीशन अच्छी हो गई थी। अब उन्हें 18 घंटे काम नहीं करना पड़ता था, अब उन्हें सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता था। तो इसलिए वो बचा हुआ समय किसको देते थे? पढ़ाई करने। और टी क्लब और कॉफ़ी क्लब खुल गए थे, जिसमें वे लोग अपनी बातें डिस्कस कर सकते थे। फर्दर इनोवेशन, आगे के क्या खोज हुई प्रिंटिंग की। नाउ तो नए तकनीकी परिष्कार, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाय द मिड सेंचुरी रिचर्ड हो ऑफ न्यूयॉर्क हैज प्रिपेयर्ड द पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस।
यानी ऐसी सिलेंड्रिकल प्रेस कि पावर ड्रिवेन। इसका आप लोग देख लेना, एक सिलेंडर में पेपर रोल होता रहता है, वो ठक 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 मारता रहता है और आगे कटिंग होती रहती है। तो ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हैंड ड्रिवेन सिलेंडर था और ये हो ने क्या कर दिया, पावर ड्रिवेन। इस चीज को लिख लो। और ये कहाँ के थे, दैट इज मिड 19th सेंचुरी, इन 1850 दैट इज रिचर्ड एम हो, रिचर्ड एम हो इन्वेंटेड। देखो, एक होती है डिस्कवरी, एक होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब है आविष्कार, दैट इज भारत की इन्वेंशन हुई, एकलव्य की डिस्कवरी हुई। जो पहले से है उसकी डिस्कवरी होती है। जैसे डिस्कवरी चैनल में वो जो जानवर है उन्हें ढूंढा जाता है, बना नहीं सकते। इन्वेंशन किसी चीज का वो बनाना होता है। सो इन्होंने इन्वेंट किया, इन्वेंटेड, ठीक है। सो पावर ड्रिवेन, ये बिजली से चलता था। सिलिंड्रिकल प्रेस, तो इससे कितनी प्रतियां प्रति घंटे छापी जाने लगी बताओ। अब 8000 सीट्स पर आवर, जो बहुत ज्यादा थी। और उस समय फिर न्यूज़पेपर और इन सब का भी चलन हो गया, क्रॉनिकल छपने लगे, समसामयिक। नाउ that is from the turn of 20th century electrically operated press accelerated a series of developments हो गए। तो नए फीडिंग पेपर हो गए, अपने आप उसमें पेज जाने लगा, पेज भी हटाना नहीं पड़ता था, अपने आप उसमें जाता था, फीडिंग पेपर होने लगा सिलेंड्रिकल प्रेस में। तो accumulation of several individual mechanical improvements transform, तो अब मैकेनिकली सब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, यांत्रिक, यंत्रों से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस। Printers and publishers continuously develop new strategies। क्या आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये मुद्रण पेपरों से पटा पड़ा है, दैट इज प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट। ये प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट है, ये हाथ से उकेरे नहीं गए हैं, इट इज नॉट द आर्ट, बस पर्चे लगा लगा के पंपलेट से पटा दिया गया और नीचे रिजर्वेशन हो रहा है जहाँ लोग आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत में इसका कैसे विकास हुआ आप बता सकते हैं? एकलव्य, सबसे पहले भारत में मुद्रण संस्कृति कहाँ से आई और कब आई? रुक जाओ, देखें, सुनो, एक पता चलता है ना, क्योंकि इनके फादर को भी हमने पढ़ाया, वो बहुत तेज थे, अब ये पढ़ रहे हैं, तो मैं इनका भी देखूं। हाँ बोलो। उदय प्रताप सिंह थे, हमारे साथ ही रहते थे, तो गाइडेंस देते। हाँ बोलो। देखो, हाँ काफी तेज मुस्कुराहट बताते। हाँ बोलो। सर गोवा में आई थी, पोर्तुगीज के द्वारा आई थी और 1550 के आसपास आई थी। ये पूरे समय मुस्कुराते ही रहे, इससे पता चल रहा है बाकी लोगों पे हंस रहे हैं। सर वो क्या थे? देखो क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी चीज पढ़ाई जा रही है। सो गोवा में आपने सही बताया 1870 में आई, हमें समझना भी चाहिए, वही चीज सबको पढ़ाई जा रही है, तो सब क्यों नहीं कैरी कर पा रहे हैं? इसका मतलब तुम अच्छे गेहूं का आटा खाती हो। अब आगे देखो, हैं? चलो अब हम आगे देखें कि जो भी है आगे यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले किस पे लिखी जाती थी? पाम लीव्स, ताड़ पत्तों पर लिखाई होती थी, फिर और उनको आपस में सिला जाता था। और बाद में क्या हुआ, ये देखो अकबरनामा, तुम्हें नहीं पता है लेकिन जब तुम देखोगे दूसरी बुक में या आप उसमें जाके देखोगे, हमारी बुक में भी नहीं, ये सोने से लिखी हुई बुक है। जब तुम इसकी ओरिजिनल कॉपी देखोगे ना वहाँ खोल के, अगला सैन दिस उसमें फोन में, तो फोन में जो आएंगे चित्र वो इतने मजेदार हैं। ये मुगल कालीन लिखी गई है, सोने की इंक से लिखी गई, खूब चमकती हुई किताब, मजा आ जाएगा एक बार चित्र देखो। यहाँ पर एक देखो हम तुमको दिखा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चित्र में कितना फर्क होता है। सो दैट इज, अभी 1 मिनट में दिखा देते हैं। ये देखो, प्रिंट कल्चर चैप्टर, अगला सैम। अभी बस यही गाना बजा देते हैं, रुक जा 2 मिनट, बता रही ना गाना बजा दो। अभी बस दिव्यांगों के लिए वही गाना। हाँ दिव्यांगी, और वो तेरी बोरा बोल ना दिव्यांगी, नहीं वो मैंने बड़ा फिनिश किया तो समय के लिए शो नहीं, मतलब क्या क्या था वो तो। चलो
ये दीज आर गोल्डन, इनको गोल्डन लुक नहीं पाया है। तो यहाँ पे भी है ना, इसमें देखो इट इज गोल्डन। किनारे हाथ से बना हुआ चित्र, ये देखो ऐसा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सी तो इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट कंटिन्यू बी, जब पूरी दुनिया में सब कुछ लिखा जा रहा था, भारत में तब भी मैन्युस्क्रिप्ट थे, स्क्राइब्स हाथों से लिखे हुए करते थे, उसको प्रिफर करते थे। और मुगल काल में तो बहुत सारे इस तरीके से थे जो लिखा करते थे, तो यहाँ पर भी मुगल कालीन ही दिखाया गया है। तो दैट इज दीवान ऑफ हाफिज। हाफिज का मतलब है बहुत पढ़ा लिखा, तो हाफिज फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज। दीवान एक पोस्ट होती है जिसमें ये दिखाया गया है। तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पाम ट्रीज पर लिखी जाती थी, वो फ्रेजाइल थी, उसको ज़्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगी, तो सबको नहीं दी जा सकती थी। लेकिन प्रिंट केम टू इंडिया। अब जैसा कि बता रही हैं, गोवा में 1674 ये कहाँ से आई, जरा देखो, मिशनरीज, पोर्टुगीज मिशनरीज को लाए, और दैट इज जोसूट प्रीस्ट लर्न कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज कहाँ की होती है, गोवा की। तो उन्होंने कोंकणी सीखी, उसमें बाइबल का वो किया ट्रांसलेशन, और दैट इज जीसू प्रीस्ट। ठीक है, जेसुइट पुजारियों ने, जेसुइट है। देखिए कि इन इंडिया जो प्रिंट कल्चर, इन इंडिया प्रिंट कल्चर केम टू गोवा फ्रॉम दैट इज पोर्टुगीज। ठीक है, और जेसुइट ने ये काम किया, जेसुइट प्रीस्ट ने कोंकणी लर्न की, फिर उन्होंने बहुत सारी मलयालम किताबें निकाली, फिर डच आ गए। डच कहाँ के होते हैं बताओ, नीदरलैंड ऊपर है, यहाँ पर नीचे स्पेन है ना, ऊपर में नीदरलैंड। तो अब वो भी आ गए, उन्होंने भी ये काम किया। नाउ डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी ने तमिल बुक निकाली। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया। इंग्लिश यहाँ बहुत प्रचारित थी, क्योंकि इंग्लिश का बहुत योगदान नहीं था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी, इन सब में इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ। साउथ में आई थी, तो साउथ में प्रिंटिंग पहले। अब जरा देखिए, सो यहाँ पर बंगाल गैजेट निकलने लगा। गैजेट का क्या मतलब समझते हो? गैजेट का मतलब सरकार की तरफ से निकले और उस पर किसी का प्रभाव ना हो, वो सरकार अपना बस मटेरियल छाप दे कि हमारे यहाँ ये हुआ, ये हुआ, बस एक तरीके का, वो किसी के लिए ज़्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन वो एक आधिकारिक राजपत्र है। गैजेट का मतलब होता है राजपत्र। उसमें दिखाया जाता है कि किसको किसको कमीशन दिया गया, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। इवन जो सरकारी गैजेट, उसमें ये हम लोगों के यहाँ जो JW होते हैं ना, वो कमीशन होते हैं, वो भी उसमें निकलता है कि किसको किसको JW होता है। अब देखिए, सो इसके आगे क्या दिखा गया, हिके पब्लिश ए लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट। हिके का भी नाम है, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ सेल ऑफ स्लेव्स, कि कहाँ पर ये स्लेव्स की जो होती गुलामों की खरीद फरोख्त कहाँ हुई, कितनी हुई, उसके बारे में भी भारत में छपता है कि कहाँ गुलाम सस्ते मिलते हैं। नाउ गुलाब नहीं, गुलाम। दैट इज नाउ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग परसिक्यूटेड हिके एंड इनकरेज द पब्लिकेशन। हिके की अपनी एक बहुत बड़ी मुद्रण प्रेस थी, लेकिन उनको परसिक्यूट किया, बुलाया, बोला तुम इधर उधर का क्यों छाप रहे हो, जो हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के उसके बारे में छापो, तारीफ छापो। हिके को बुलाया गया और धमकाया गया कि तुम अपने मन से कुछ मत छापो। तो एक तरीके से ये सेंसरशिप है। तो
वारेन हास्टिंग कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने ऐसा बोला, बाय द क्लोज ऑफ 18th century a number of newspaper and journals appeared। तब तक बहुत सारे जनरल हो गए थे, बंगाल गैजेट भी छपने लगा था, और इसके अलावा क्रॉनिकल्स भी छपने लगे। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। भारत में क्या रिलीजियस रिफॉर्म्स आए? क्या तुम ये सोचते हो कि राजा राम मोहन राय ने भी अपनी कोई पत्रिका छापी होगी? और अगर छापी होगी तो उसका क्या नाम था? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कॉलोनियल सोसाइटी जो उपनिवेशवाद था उसके विरोध में भी बहुत सारी बातें छपने लगी, और शुरू में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका विरोध नहीं किया। This was time for intense controversies between social and religious reforms। उस समय संवाद कौमुदी संवाद का मतलब बातचीत, तो संवाद कौमुदी, भाषा कौमुदी, कौमुदी का मतलब है कि कुमुद का मतलब पुष्प होता है, तो कुमुद से ऐसे कौमुदी वर्ड बना है, तो संवाद के फूल। और इस तरीके से राजा राम मोहन ने संवाद कौमुदी बनाया। और इसके अलावा हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो लोग हिंदू रूढ़िवादी थे उन्होंने समाचार चंद्रिका निकाली। किसके विरोध में निकाली? राजा राम मोहन राय ने कहा कि पुरानी संस्कृति उखाड़ फेंको, और समाचार चंद्रिका क्या कहती थी? पुरानी संस्कृति वाह वाह है, उसके विरोध में निकाली। तो संवाद कौमुदी किसने निकाली? और हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने क्या निकाला? समझ में आ गई? ये दोनों एक दूसरे के विरोध में थी, एंटी पैरेलल। दैट इज ऐसे समय में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर छापे गए, जामे जहान नामा और साथ में शमसुल अखबार, तो ये सब भी छापे गए। पर्शियन का मतलब ईरानी, पर्शिया से जो लोग आए थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर छापे, और बॉम्बे समाचार गुजराती न्यूज़पेपर छपने लगा। उस समय एक उल्मा छपा। उल्मा का मतलब धीरे धीरे वो लोग सोच रहे थे, मुस्लिम लोग, कि ब्रिटिश लोग मुस्लिम संस्कृति, मुगल संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और मिशनरी यहाँ आकर अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ छापना चाहिए। तो इस तरीके से उस समय जो वहाँ पर कुछ मुस्लिम ये थे, जो कहाँ पे इस समय सुल्तानपुर, और अभी इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ के, तो देवबंद है ना, इधर मेरठ के पास देवबंद है, मेरठ में देवबंद है। उन्होंने अपना फतवा जारी कर दिया कि जो मुस्लिम संस्कृति को नहीं मानेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, इसे फतवा निकाला। तो फतवा जारी कर दिया। मुस्लिम रीडर्स की कंडक्ट देमसेल्फ कि तुम्हें क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ऐसे कर दिया गया। और उर्दू ट्रांसलेशन होने लगे, तो वो भी देवबंद सोसाइटी समझते हो कहाँ पे? देवबंद बताई नहीं, इधर उधर देख रही हूँ। हाँ, मेरठ में। तो देवबंद सोसाइटी, बरेलवी, देहलवी, इस तरीके से जो 74 फिरके हैं मुस्लिम, उसमें एक देवबंद भी है। तो 74 इनके भी अपने अपने वो डिनोमिनेशंस हैं। जैसे हमारे यहाँ भी वैष्णवी संप्रदाय है, अलग अलग है ना, सनातन में तो कुछ लोग शैव संप्रदाय है, कुछ वैष्णवी है, तो चैतन्य संप्रदाय, तो अलग अलग मानने वाले हैं, नागा संप्रदाय है। ऐसे इनमें भी देवबंद सोसाइटी ने कौन सी पुस्तक निकाली? ये तो इधर उधर देख रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट अपनी कमजोरी पे। सो उल्मा वाज डीपली एंशियस, तो उसने फतवाज निकाल लिए, प्रिंट किए। ऑल थ्रू द 19th century मुस्लिम सेक्ट्स एंड सेमिनार्स अपीयर्ड अमंग हिंदुओं में भी ये बात आगे आई, और उन्होंने सबसे पहले हिंदुओं में रामचरितमानस छपी। मिड 19th century, अभी भी ये जो होती है गीता प्रेस गोरखपुर, ये बहुत पुरानी संस्था है, इससे सबसे पहले और सबसे सस्तों में। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1 आना में इतनी मोटी रामचरितमानस, 1 रुपए में 16 आने होते। 1 आना रखा है मेरे पास, दिखाया नहीं हमने आपको? 1 आने मुगल कालीन भी 1 आना भी इसी में पड़ा हुआ है। ये होगा 1 आना, हाँ, इसमें लिखा पढ़ो 1 आना लिखा हुआ है। ये मुगल वाले हैं, मुगल अकबर के समय का। ये पढ़ लो, ये भी 1 आना ही है, ये अंग्रेज के समय का। 1 रुपये 1 आना लिखा है। अब आगे देखो, चलो अब आगे की बात करो। हाँ, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो।
सो रिलीजियस टेक्स्ट छपने लगे। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन। जो प्रिंटिंग मीडिया उससे लोगों के बीच विचारधारा में भी प्रतिरोध होने लगा। कुछ और सोचते थे, दूसरे लोग कुछ और सोचते थे, समझे रोमिन? तो एक ओपिनियन में कंट्राडिक्शन आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। इसका क्या मतलब है? तुम नीचे के चित्र में क्या देख रहे हो? चित्र में दिखाया जा रहा है कि राजा ऋतुध्वज अपनी पत्नी मदालसा को एक डेमोनेस से, राक्षसी से बचाते हुए। सब पैसा ही है। एक पैसा तो नहीं, वो तो 100 पैसा होता है। कहते नहीं है कि दिव्यांगी रुपए में 16 आना सच बोल रही है, क्योंकि रुपए में तो 16 आने ही होते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि 15 आने सच बोल रही है तो एक आना झूठ। 1 रुपए में 16 आने। पैसा लिखा है तो वो पैसा होगा, वो आना होगा जो बड़ा। तो यहाँ लिखा है मना। तो वो मैं पढ़ नहीं पाया, वो छोटा लिखा। चलो अब ये देखो, वुमेन एंड प्रिंट। यहाँ क्या दिखाया गया है? तुमने पिछले में क्या देखा बताओ? ऋतु, वो ये चित्र बनाया गया है। राजा ऋतुध्वज अपनी पत्नी मदालसा, इनकी कहानियां बहुत फेमस हैं। ऋतुध्वज और मदालसा की कहानी अगर तुम पढ़ोगे तो कई कहानियां हैं। अब आगे देखो, इधर ध्यान दीजिए। दैट इज, ऐसे समय में बहुत सारे लिबरल हस्बैंड और अपने फादर्स ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों में ये भी भ्रम था कि मुस्लिम लोगों में भी और हिंदुओं में भी, कि अगर बेटियों को स्कूल पढ़ा जाएगा तो फिर वो सही तरीके से घर में काम में वो नहीं करेंगी। और हिंदू समाज में था कि वो जल्दी विधवा हो जाएंगी, तो उनके पति मर जाएंगे अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये लिखा, वुड बी विडोड। अगली लाइन पढ़ो, वुड बी विडोड। अगली लाइन में विधवा हो जाएंगी। इस तरीके से कंजर्वेटिव सोसाइटी। लेकिन बाद में रस सुंदरी देवी, बहुत नाम इनका आता है। तो इन्होंने, अब कुछ लोगों ने तो ऐसा भी दिखाया गया कि एक कंजर्वेटिव मुस्लिम थी, उसने चोरी चोरी उर्दू पढ़ी। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें अरबिया पढ़नी है, लेकिन भारत में अरब तो कोई बोलता नहीं था, उर्दू। तो उसने चोरी चोरी उर्दू सीखी और उर्दू में कुरान का अनुवाद किया। और इस तरीके से रस सुंदरी देवी, जो ईस्ट बंगाल की थी, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और ईस्ट बंगाल इस समय बांग्लादेश बन चुका है। तो वहाँ पर उन्होंने किचन में खड़े होकर के अमर जीवन पत्रिका की रचना कर डाली। दैट इज 1876 में फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी बंगाली लैंग्वेज में। इसके बाद की बात देखिए, 1860 में कैलाश हाशिनी देवी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी। और इसके बाद और देखिए, 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई ने भी बहुत सारी किताबें लिखी। ए वुमेन इन द तमिल नॉवेल एक्सप्रेस रीडिंग मीन। उसने कहा, जिंदगी में मैंने जितना सुख नहीं पाया उतना एक किताब पढ़कर पा लिया है। आगे देखिए, वाइल, ये लास्ट में लिखा है इसी पैराग्राफ। तो वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर डेवलप होता गया, हिंदू प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली। अगर हम देखें तो ठीक प्रकार से हिंदू प्रिंटिंग कब शुरू हुई? 1870 में। और इसका भी भारत के नेशनलिटी में बहुत योगदान रहा। जिसमें भारत माता की तस्वीर छपा होती थी वही लुंगी बाजार में बिकती थी, वही साड़ी बाजार में बिकती थी। तो एम्बलम से, जो पढ़े लिखे नहीं थे वो चित्र देख के खरीदते थे, ये देसी चीज है। और समझ में आया? तो यहाँ पर और दिखाया गया है कि एक पत्नी अपने पति के सर पर बैठी है और पति नूज से, फंदे से अपने सासू माँ को, अपनी माँ को खींच रहा है। तो इस प्रकार से घोर कलयुग आ गया है। ये प्रिंटिंग प्रेस ही लाया। समझ में आया? तीसरी अगली तस्वीर देखिए कि पति वीणा बजा रहा है, पत्नी हुक्का पी रही है। अगले में देखो, पत्नी वायलिन बजा रही है, पति शराब पी रहा है। तो प्रिंट एंड पुअर पीपल, तो धीरे धीरे प्रिंटिंग आने लगी। और अब आगे देखिए भाई, अगली बात तो देखो कि ज्योतिबाई फूले ने कहा, क्या लिखा, वो भी तो महाराष्ट्र के थे। तो बिगेन टू राइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भारत में जातिवाद है उसके खिलाफ लिखा कि लोगों में भेदभाव होता। किसने लिखा? बताते ही नहीं, बोलो आप। ज्योतिबाई फुले ने कास्ट किस बुक में लिखा? गुलामगिरी में लिखा। इसका ईयर पढ़ लेना, 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर और साथ में नईकर। इस समय तुमको मालूम है कि तमिलनाडु में जो पेरियार थे वो
पेरियार्स जो लोग थे वो अभी भी सोसाइटी है। एक ने बोला नहीं था कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों का अभी कौन है वहाँ का जो नेता है, सबसे बड़ा नेता, उसके बेटे ने, कि ये पैरों से कुचलने लायक है, ऐसे उसने बोला था ये जो सनातन धर्म के बारे में। तो अभी उसके ऊपर केस चल रहा है। तो इस तरीके से वो पेरियार सोसाइटी ऐसी है जो ब्राह्मणों का और हिंदू संस्कृति को वो करती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि वहाँ 3% ब्राह्मण थे और सभी सीटों पे ब्राह्मण बैठे हुए थे, इतने कुशल थे। वो अपनी योग्यता से बैठ गए थे। तो पेरियार कहते थे वहाँ के लोग तमिलनाडु के, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यही सब दिमागदार लोग आ गए, बोलो इनको मारो। और उन सोसाइटी का नाम बना पेरियार। पेरियार सोसाइटी तमिलनाडु में हमेशा से ही सत्ता में रही है, उसको हमेशा पॉलिटिकल पावर, आज भी वही है। रोड पावरफुली ऑन कास्ट एंड देयर राइटिंग्स। तो कौन कौन लोगों ने लिखा बोलो? रामा स्वामी नाइकर और B.R. अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि हाई कास्ट लोगों का विरोध किया। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज ने दैट इज छोटे और बड़े का सवाल, एक कानपुर के वर्कर ने लिख डाला एक कहानी, छोटे और बड़े का सवाल। और साथ ही साथ पोएम्स भी लिखी गई मिल वर्कर के, जिसमें सुदर्शन चक्र पोएम बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा सच्ची कहानियां भी पब्लिश की गई, जो कि बिटवीन एंड बॉट सच्ची कहानियां। बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने भी अपनी कहानियों को इसी प्रकार से छापा। प्रिंट एंड सेंसरशिप, धीरे धीरे जब भारत में खुलेआम मुद्रण संस्कृति का प्रचार प्रसार होने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा ये इनके लिए अहितकर है और इस पर क्यों ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं। सेंसरशिप का क्या मतलब है? इन 1820 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास रेगुलेशंस, और उसने धीरे धीरे 1835 में अर्जेंट पिटीशन की और धीरे धीरे इसने प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन 1857 में 57 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दैट इज फर्स्ट नेशनल मूवमेंट के बाद ये प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। अब देखो अब जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के पेपर थे उस पर सरकार ट्रैक करने लगी, नजर रखने लगी, कहीं वो कुछ खराब तो नहीं छाप रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी और कोई भी अखबार पहली प्रति इंदिरा गांधी पर बेचता था, उसके लोग काटते थे, ये मत छापो ये मत छापो, जब वापस आता था तब छपता। इंदिरा गांधी ने अपने समय में सेंसरशिप का खूब आनंद उठाया। इसी के साथ इस चैप्टर का खत्म होता है। कोई और चैप्टर पढ़ना है क्या कि नहीं? हो जाएगा, चलो बहुत अच्छा।